Hello everyone. So today's in this session I'm going to discuss about the search for genetic material. ये सबको पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इससे पहले हम लोगों को नहीं पता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जिस टाइम पे मिशर ने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी और मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, उस टाइम भी नहीं पता था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तो इसकी डिस्कवरी के लिए काफी टाइम लगा। तो बाय 1926 जेनेटिक इनहेरिटेंस जो था वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गया। एंड देन फिर उसके बाद मैकेनिज्म पता लगा कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए बेटा तीन थ्योरीज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। पहली जो थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो होगी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दूसरी थ्योरी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो होगी by every MacLeod और McCarty, biochemical characterization of transforming principle। और थर्ड विल बी योर हार्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तीन थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थ्योरी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखिए, ये जो थ्योरी थी ये किसने दिया था? ये थ्योरी दिया था ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने 1928 में ये थ्योरी दिया था। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था भाई, इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया पे काम किया, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, निमोनिया कॉज करता है। इस बैक्टीरिया का नाम दूसरा भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिप्लोकोकस भी इसको हम बोल सकते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एस निमोनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको ग्रो कराया। किसको? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को ग्रो कराया इसने कल्चर मीडिया में। और जब इसने कल्चर मीडिया में ग्रो कराया तो इसने दो तरीके की कॉलोनीज देखी पड़ी। क्या कॉलोनीज? देखिए, इसने क्या देखा कि जो एक कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बैक्टीरिया, तो एक जो कॉलोनी थी बैक्टीरिया की, वहां देखा इसने कुछ स्मूथ और शाइनी टाइप की, इसको क्या दिखाई दी, कॉलोनीज दिखाई दी। ठीक, और दूसरे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी इसको दिखाई दी वो स्मूथ और शाइनी टाइप की नहीं थी। तो जो बैक्टीरिया जिसको स्मूथ और शाइनी टाइप के नजर आ रहे थे, उन्होंने इसका नाम दे दिया दीज आर एस स्ट्रेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और जहां इसको स्मूथ और शाइनी कवरिंग या नजर नहीं आई, उसको इन्होंने बोल दिया रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया। ओके, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो जैसे ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया गया किसी कल्चर मीडियम में, तो दो तरीके की कॉलोनीज उनको नजर आई। अब जो ये एस स्ट्रेन की कॉलोनी से, ये किस वजह से आई? ये जो आपको कोट नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं म्यूकस कोट। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो पॉलीसेकेराइड कोट। पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, लेकिन दूसरे टाइप के जो आर स्ट्रेन्स थे उसमें इस तरीके का कोई म्यूकस कोट नजर नहीं आ रहा था। तो उस स्ट्रेन्स को उन्होंने क्या बोल दिया, रफ स्ट्रेन्स। राइट, तो जो ये एस स्ट्रेन्स होते हैं, एस स्ट्रेन्स आर शॉर्टली कॉल्ड एज स्मूथ स्ट्रेन्स। These are smooth type of strains, while R strains are rough type of strains. And this difference is due to the presence of mucus coat around them. अब ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या है, विरुलेंट है। ओके, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा है, नॉन विरुलेंट है। ठीक है, ये विरुलेंट और नॉन विरुलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कोई भी बैक्टीरिया विरुलेंट है इसका मतलब वो क्या करेगा, वहां डिसीज कॉज करेगा और वो डेथ भी कॉज कर सकता है। जबकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर किसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, इट मीन्स इट इज अ नॉन टाइप ऑफ विरुलेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो ये डिसीज कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया भाई,
सबसे पहले ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इसको इंजेक्ट करा दिया किसके अंदर, माइस के अंदर। तो जैसे ही इसने एस स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट कराया, तो भाई आपको पता है कि एस स्ट्रेन के पास क्या है, विरुलेंट कैपेसिटी है। वो क्या कर सकता है, माइस के अंदर निमोनिया कॉज कर सकता है और उसको मार भी सकता है। तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जैसे ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, माइस क्या हो गया, डाई। ओके, फिर इसने क्या किया कि चलो आर स्ट्रेन हम लोग लेके देखते हैं कि आर स्ट्रेन का क्या इफेक्ट होगा माइस पे। तो आर स्ट्रेन को क्या किया गया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया। तो भाई आर स्ट्रेन क्या है, नॉन विरुलेंट है। नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को अगर आप किसी के होस्ट के अंदर इंजेक्ट करोगे तो यहाँ पे माइस क्या रहेगा, लाइव रहेगा, उसकी डेथ नहीं होगी। फिर इसने क्या किया कि क्यों ना हम ऐसे स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या कर दें, हीट किल्ड कर दें। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट उसने दे दिया इस एस्ट्रेन बैक्टीरिया को और माइस के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया। तो बेटा जब हीट किल्ड एस्ट्रेन को आप माइस के अंदर इंजेक्ट करोगे तो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया अपनी विरुलेंट कैपेसिटी जो है वो खत्म कर देगा। तो जैसे ही वो खत्म कर देगा तो माइस अब डाई नहीं होगा, माइस विल लाइव, माइस क्या करेगा, जिंदा रहेगा। फिर उसने क्या किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट किया। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड था इसको तो इसने लिया ही, साथ में इसने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को भी इन्वॉल्व कर। अब भाई आपको पता है आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो डिसीज कॉज करेगा नहीं, तो माइस तो मरेगा ही नहीं। यहाँ पे हीट किल्ड एस स्ट्रेन है, इसका मतलब ये भी माइस की डेथ नहीं करेगा। लेकिन बेटा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया कि जो माइस था वो डाई हो गया। ठीक है, माइस डाई हो गया, माइस मर गया। इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे ये उसने पता लगाया कि कहीं ना कहीं ये जो आर स्ट्रेन है इसके अंदर कुछ ऐसा ट्रांसफर हुआ है जिससे आर स्ट्रेन किस में चेंज हो गया है, एस स्ट्रेन में चेंज हो गया। और ये ट्रांसफर किसकी वजह से हुआ है, ये ट्रांसफर हुआ है एस स्ट्रेन से। तो एस स्ट्रेन से कुछ आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है और माइस की क्या हो गई है, डेथ। राइट, तो हम यह कंक्लूजन लिख लेते हैं कि भाई जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या कंक्लूड किया। तो कंक्लूजन क्या निकला, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया had somehow been transformed by heat killed S strain bacteria some transforming principle transformed from heat killed S strain had enabled R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent। ठीक है, यानी कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हुआ है किसके थ्रू, बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन से जिससे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। और वो स्ट्रेन अगर एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या बनाने लगेगा, अपने ऊपर एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट बनाने लगेगा और क्या हो जाएगा, इट विल बिकम विरुलेंट। और विरुलेंट होने की वजह से माइस की क्या हो गई होगी, डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, अभी इसको ये तो पता लग गया कि कुछ ना कुछ यहाँ से ट्रांसफर हुआ है।
लेकिन इसको ये नहीं पता कि एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ क्या है। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसको हम बोलेंगे इट इज अ टाइप ऑफ अननोन केमिकल। अभी इसको ये एक्चुअल में बायोकेमिकल नेचर पता नहीं लगा है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, जिससे आर स्ट्रेन विरुलेंट हो जा रहा है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हेयर इज अननोन, उसको नहीं पता कि एक्चुअल में क्या ट्रांसफर हो रहा है। अब इसकी स्टडी किसने की बाद में कि एक्चुअल जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, वो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, वो आरएनए ट्रांसफर हो रहा है, या फिर वो प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा होगा जिसकी वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए। तो सेकेंड थ्योरी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि अभी तक तो ये प्रिंसिपल जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अननोन था। अब हम इसका कैरेक्टराइजेशन करेंगे। ये डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है जो ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो भाई ये थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियोड एंड मैकलिन मैककार्टी। ओके, दीज आर थ्री साइंटिस्ट जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन पता किया उस अननोन सब्सटेंस का। और ये जो थ्योरी थी 1933 टू 1944 में दी गई थी। ठीक है, तो उस टाइम पे बेटा क्या सोचा जाता था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। तो जेनेटिक मटेरियल was thought to be protein, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। हमने देखा कि डीएनए ही ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन हो ही नहीं सकता, ये तो हमें पता है। लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं पता था कि ये क्या है। तो वो सोच रहे थे कि आई थिंक ये जेनेटिक मटेरियल है जो प्रोटीन है और वही ट्रांसफर हो रहा है जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही है। इन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने उसका ही कैरेक्टराइजेशन किया था। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस सेल्स हैं उनको लिया और उसके बायोकेमिकल्स को क्या किया, प्यूरिफाई किया। ठीक है, यहां हम बना लेते हैं एस स्ट्रेन, दिस इज हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, इसका क्या किया इन्होंने, बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई कर लिया, प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स। ठीक है, बायोकेमिकल्स लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, ये सब बायोकेमिकल्स को इन्होंने क्या कर लिया, प्यूरिफाई कर लिया, किससे, एस्पिरिन से। अब इन्होंने आगे ये देखा कि आखिर में ट्रांसफर क्या हो रहा है, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन। अच्छा, इसके साथ साथ, इसकी डिस्कवरी के साथ साथ इन्होंने कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स का भी यहाँ पे यूज किया, डिस्कवरी की उनकी। तो हमें पता है कि भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटीनेज। आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएज, और डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, डीएनएज। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, 3 ट्यूब्स ली। हम यहाँ 3 ट्यूब्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्यूब में इन्होंने क्या किया, ये जो बायोकेमिकल्स प्यूरिफाई किए हैं ये तीनों डाल दिए हर ट्यूब में, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी यूज किए,
तो पहली जो थ्योरी थी बेटा, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले डीएनएजेस डाले, ठीक है, और डीएनएजेस के साथ क्या डाला, आरएनएजेस। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस ट्यूब में डीएनएज और आरएनएज डाल दूं तो क्या बचेगा भाई, डीएनए तो डिग्रेड हो जाएगा, आरएनए भी डिग्रेड हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या रह गया, इंटैक्ट रह गया। ऐसे ही दूसरे ट्यूब में भी क्या किया गया, ये बायोकेमिकल्स को डाला गया, लेकिन इसमें दूसरे एंजाइम्स का यूज किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, किस एंजाइम्स का यूज किया गया, डीएनएजेस का यूज किया गया और प्रोटीनेज का यूज किया गया। यू कैन से प्रोटीनेज के, जो प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, आप प्रोटीएजेस भी बोल सकते हो। तो अगर हम डीएनए डाल देंगे, डीएनए डाल देंगे तो डीएनए डिग्रेड हो जाएगा, प्रोटीनेज डाल देंगे तो क्या होगा, प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, बचेगा क्या, आरएनए। आरएनए क्या रहेगा, इंटैक्ट। अब तीसरे ट्यूब में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक तो डाला प्रोटीनेज, ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या डाला, आरएनएज। अब मुझे ये बताओ कि प्रोटीनेज और आरएनएज हम लोग डालेंगे इस ट्यूब में तो प्रोटीन डिग्रेड हो जाएंगे, इसी तरीके से आरएनए डिग्रेड हो जाएगा, बचेगा क्या, डीएनए। डीएनए विल इंटैक्ट। अब क्या किया भाई, ये जितने भी यहाँ पे इंटैक्ट रह गए हैं, इनको क्या किया, आर सेल्स के साथ, ठीक है, जो रफ स्ट्रेन था उसके साथ क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया। ऐसे ही इसको भी क्या कर दिया गया, आर स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया गया। सिमिलरली यहां पे भी यही किया गया। मिक्स करने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मिक्स करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहां पे भी देखा गया, यहां पे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन ये जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, अब हमें पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि वही ट्रांसफर हुआ होगा आर स्ट्रेन के अंदर, ठीक है, जिससे आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जहां पे डीएनए इंटैक्ट था और इसको आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल क्या था, यहाँ पे डीएनए था, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी इस थ्योरी से क्या कंक्लूड किया, ये हम देखते हैं। तो डाइजेशन जब हमने किया, डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग, ये क्या सजेस्ट करता है, इट इज सजेस्टिंग दैट डीएनए caused the transformation, ठीक है। तो हमने दो एक्सपेरिमेंट्स में ऊपर वाले में देखा कि जब हमने उसको डीएनए से डाइजेशन कराया, तो डीएनए से डाइजेशन कराने से क्या हो रहा था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। इससे क्या पता लगा कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है क्या कॉज कराने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, ठीक है। ऑल्सो कंक्लूडेड डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। इससे क्या पता लगता है कि डीएनए ही क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया था, ठीक है। तो बट ऑल द बायोलॉजिस्ट नॉट कन्विंस्ड, ठीक है, सारे बायोलॉजिस्ट इस थ्योरी से कन्विंस नहीं हुए थे। तो बेटा इस थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी कौन सी आई थी, हार्शे और चेज की आई थी, जिन्होंने एक्चुअल में बताया था कि डीएनए ही क्या होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है।
तो थर्ड थ्योरी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटीरियल। ओके, ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस। 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने किसके साथ काम किया? बैक्टीरियोफाज के साथ। बैक्टीरियोफाजिस के साथ इन्होंने क्या किया? काम किया। तो बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफाजिस आर दोज वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ये वो वायरसेस होते हैं। ठीक है, अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम से आपको पता लगेगा कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट का। तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरियोफाज पे काम किया, यानी कि वायरसेस पे काम किया। अब बेटा इन्होंने क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफाजेस थे, बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो कराया एक मीडियम में। ठीक है, और उस मीडियम में इन्होंने क्या डाला? रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, तो ये फॉस्फेट का आइसोटोप है, ये सल्फर का आइसोटोप है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट और रेडियो एक्टिव सल्फर जो है इन्होंने मीडिया के अंदर डाला। ठीक है, किसकी ग्रोथ कराने के लिए? बैक्टीरियोफाज ग्रोथ कराने के लिए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराएं हम किसमें? रेडियो एक्टिव P32 में, तो मुझे ये बताओ कि बैक्टीरियोफाज का कौन सा पार्ट P32 से लेबल हो जाएगा? तो ये सबको पता है कि अगर हम बैक्टीरियोफाज को रेडियो एक्टिव P32 में ग्रो कराएंगे तो फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो आउटर प्रोटीन पार्ट पे प्रेजेंट होगा या फिर डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो फॉस्फेट सबको पता है कि डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, जबकि प्रोटीन्स जो है वो सल्फर रिच होते हैं ड्यू टू सिस्टीन अमाइनो एसिड, सिस्टीन मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। राइट, तो मुझे ये जो रेडियो एक्टिव P32 है इससे क्या लेबल हो जाएगा? डीएनए। और ये रेडियो एक्टिव S35 किसके साथ जाके अटैच हो जाएगा? प्रोटीन कोट के साथ। ठीक है, आउटर प्रोटीन कोट के साथ। अच्छा, बैक्टीरियोफाज का डायग्राम सबको पता है या नहीं? चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। देखिए, दिस इज द बैक्टीरियोफाज। ये जो बैक्टीरियोफाज है इसके अंदर डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। बाहर ये क्या है? कोट प्रोटीन है। ठीक है, जो प्रोटीन की बनी हुई है कोट। अंदर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया कोट। हेड पार्ट हो गया इसका, इनको हम बोलते हैं टेल। इनका काम क्या होता है? ये अटैचमेंट में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इक्वलाई सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो इन्फेक्शन करने के लिए ये तो टेल जो पार्ट है ये क्या करेगा? अटैचमेंट में हेल्प करेगा इक्वलाई सेल्स। अब देखो आगे क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहले हम कराएंगे इन्फेक्शन, फिर हम कराएंगे ब्लेंडिंग, और लास्ट में हम क्या कराएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या क्या कराया गया? देखो, बैक्टीरियोफाज को लेबल कराया गया S35 से और P32 से।
तो S35 से जो लेबल होगा वो कौन सा पार्ट होगा, प्रोटीन का कैप्सूल वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, लेबल होगा। और P32 से क्या लेबल होगा, डीएनए लेबल होगा, राइट। अब क्या कराया, इन्फेक्शन कराया इसका इकोलाई सेल्स के साथ, दीज आर इकोलाई सेल्स। ऊपर आप देख रहे हो इसके केस में यहाँ पे क्या हुआ है, ये बैक्टीरियोफाज देखो जाके अटैच हो गए हैं किसके साथ, इकोलाई सेल्स के साथ, ठीक है। तो भाई जब इकोलाइस के साथ ही बैक्टीरियोफाज अटैच हो जाएंगे तो अपना डीएनए कहाँ दे देंगे, इकोलाइस के अंदर। तो यहाँ पे ब्लैक कलर से इंडिकेट किया हुआ है इसका जीनोम, और यहाँ रेड कलर से इंडिकेट किया है। देखो ब्लैक कलर का इसका जीनोम है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ है, नेक्स्ट फेज में ये सारा की सारा जो डीएनए है ब्लैक कलर का, ये इकोलाई सेल्स के अंदर पहुंच गया है। सिमिलरली यहाँ पे बैक्टीरियोफाज के पास क्या था, रेड कलर का था, और देखो पूरा रेड कलर का डीएनए जो है वो इकोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसफर हो गया। जबकि आप देख रहे हो कि ये जो प्रोटीन कोट है दोनों का, ये बाहर ही रह गया है ना। तो जैसे ही बाहर रह जाएगा इसका मतलब ट्रांसफर क्या हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। तो ऐसा वाला डीएनए जो ट्रांसफर हुआ है, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, ब्लेंडिंग किया है, और ब्लेंडिंग के बाद क्या किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन में आपको पता है अगर ये ट्यूब है तो डेंसिटी के बेसिस पे अगर सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो कहाँ आता है, नीचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट। और जो लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, ऊपर, ठीक है, जिनकी डेंसिटी कम होती है, दैट पार्ट इज नोन एज सुपरनेटेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। तो पहली कंडीशन में क्या हुआ, नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सेल, यानी कि सेल मतलब पैलेट रीजन में, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो पैलेट रीजन में कोई भी रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव S35 कहाँ डिटेक्ट हुआ होगा, सुपरनेटेंट में, क्योंकि प्रोटीन वाला जो पार्ट है ये तो बाहर रह गया और इसकी डेंसिटी कम होगी। तो डेंसिटी कम होगी तो ये कहाँ रह जाएगा, सुपरनेटेंट में। तो जैसे ही आप इस पे एक्स रेज डालोगे तो आपको क्या होगा, क्या विजिबल होगा, सुपरनेटेंट विजिबल होगा। और सुपरनेटेंट में क्या है, प्रोटीन है। इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, ट्रांसफर क्या हुआ है, डीएनए ट्रांसफर हुआ है। कैसे, इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव P32 सेल्स के अंदर डिटेक्ट होगा जैसे आप उसके ऊपर एक्सरेज डालोगे, राइट। और कोई भी रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नजर नहीं आएगी, यहाँ पे कोई भी सुपरनेटेंट में एक्टिविटी नजर नहीं आई, इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना। और पैलेट में क्या नजर आए, ये सेल्स जो जिनके पास क्या था, P32 था, वो डिटेक्ट हुए हैं कहाँ, इस रीजन में। तो इस रीजन में डिटेक्ट हुए हैं, यानी कि यहाँ पे हाई डेंसिटी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऊपर लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटीन तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, डीएनए ही होगा यहाँ पे जो पैलेट में आया होगा। सो दिस थ्योरी प्रूव्स कि डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और वही पास ऑन होता है। जैसे हमने बैक्टीरियोफाज के केस में देखा कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर जब इन्फेक्शन कराया तो क्या ट्रांसफर हुआ, डीएनए ट्रांसफर हुआ, ठीक है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ। दिस थ्योरी इंडिकेट्स that DNA is the actual genetic material that is being transferred from virus to bacteria. ओके, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, they grew some viruses on a medium contained radioactive phosphorus तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा तो दे विल कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, लेकिन उनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज डीएनए कंटेन phosphorus but protein does not,
क्योंकि डीएनए के पास ही फॉस्फेट होता है, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फेट कहाँ जाके लेबल होगा? डीएनए रीजन पे लेबल। वाइल सम अदर बैक्टीरियोफाजेस जो थे, उनको किस मीडियम पे ग्रो कराया गया? जिसके अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव सल्फर था। ठीक है, S35 था उसके। तो जिसके अंदर S35 से ग्रो कराया होगा, दे विल दैट बैक्टीरियोफाज विल कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, लेकिन उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर। तो सल्फर किसके पास होता है? प्रोटीन के पास। इसके बाद फाजिस को क्या किया गया? देवर अलाउड टू अटैच विद इकोलाई बैक्टीरिया। फाजिस को अलाउ किया गया इकोलाई बैक्टीरिया के साथ। एज इन्फेक्शन प्रोसीडेड, देखा आपने कि वायरल कोड जो थे वो रिमूव हो गए फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। तो ब्लेंडर में एक बार घुमाने के बाद फाजेस जो थे वो इन्फेक्शन इकोलाई का उसके ऊपर हो गया, और उससे क्या हुआ? वायरल कोड रिमूव हो गए। ठीक है, अब क्या किया गया? वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड। वायरस पार्टिकल सेपरेट हो गए, किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, बाय स्पिनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज। नेक्स्ट में क्या हुआ? जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस से, और जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, वर रेडियो एक्टिव। क्या इंडिकेट करते हैं वो? इंडिकेटिंग दैट डीएनए was material that passed from virus to bacteria, right? और वो बैक्टीरियाज जो वायरसेस से इन्फेक्ट किए गए थे, जिनके पास क्या था? रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे, वर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, वो क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट्स दैट प्रोटीन does not enter the bacteria from viruses। ठीक है, तो इसका मतलब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है? मेन पॉइंट है डीएनए देयरफॉर
जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, वायरसेस से बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर होता है वो क्या है? वो डीएनए है जो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। I hope this session is useful for you. Thank you for watching this video. और आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।